तो आज हम लोगों को करना था, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पढ़ने थे और उस आर्टिकल्स के बाद में हम लोग सुप्रीम कोर्ट और या जुडिशियल सिस्टम पढ़ने वाले थे। एम आई राइट? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अच्छा, आप लोग भी वेट कर रहे थे, चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो, कि आप लोग मेरा वेट कर रहे थे, मैं आपका वेट कर रहा था, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, ये हम पढ़ेंगे, अभी इसकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम लोग कल कर रहे थे। बोलो यही कर रहे थे मेरे दोस्तों? तो आप लोग कहेंगे जी सर हम लोग यही पढ़ रहे थे। हमने कल आपको 110 पढ़ाया था क्या? जिसमें मैंने आप सभी को मनी बिल बताया था। बोलो जल्दी से हाँ या ना। 110 में मनी बिल बताया था कि नहीं बताया था? 111 में क्या है, 111 में क्या है ये समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। 111 में कहा गया है कि मनी बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, समझिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट सेंड द मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। इसका मतलब समझिए पहले आप सभी प्यारे बच्चे। इसका मतलब ये है कि अगर भारत के राष्ट्रपति भी चाहें तो भी जो धन विधेयक है या जो मनी बिल है उसे पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। क्या मैंने बोला हिंदी में, जल्दी से बताओ? धन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति भी पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संविधान का अनुच्छेद 111 कहता है। मतलब ये हुआ, देखिएगा समझिए, राष्ट्रपति जी को, हमारे राष्ट्रपति जी को मनी बिल पास करना ही होगा, चाहे तो वो खुशी खुशी पास कर दें और चाहे तो वो गम में पास करें, लेकिन मनी बिल पास करना ही होगा। अब बताइए, ये संविधान है कि अगर कोई व्यक्ति देखता है, समझता है कि इस बिल में ज्यादा चीजें सही नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स हैं, तो भी वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, उसे ना चाहते हुए भी इसे पास करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर राष्ट्रपति ने इसे पास नहीं किया, कितने दिन में? बोलो जल्दी से, बस जल्दी से बता दो। विद इन 14 डेज में, विद इन 14 डेज में, 14 दिनों में अगर पास नहीं किया तो आप सभी को पता है 15वें दिन, 15th डे जो होगा, ये बिल ऑटोमेटिकली पास कंसीडर कर लिया जाएगा और पास मान लिया जाएगा। बोलो यस और नो। जब ऑटोमेटिकली ही पास कंसीडर हो जाएगा या पास मान लिया जाएगा तो आप समझदार, वो पास करे ना करे तो पास हो ही जाना है। पर हमने इससे पहले एक और बात आप सभी को बताई थी प्यारे दोस्तों, वो क्या थी जल्दी से बताओ? कि सर बिल्कुल बिल्कुल 20 राय, बिल्कुल बहुत अच्छे, बिल्कुल भैया बहुत अच्छे, 14 सभी लिखते हुए 14 डेज, बहुत अच्छे। आप सभी लोगों का रिप्लाई बहुत अच्छा आया है मेरे पास। अब देखिए, मैंने आप सभी को एक और बात बताई थी कि राष्ट्रपति के पास में, मतलब कहने का ये हुआ कि राष्ट्रपति के पास में तो समस्या है, और राष्ट्रपति को जब भी मनी बिल आता है तो क्या बताया था मैंने? प्रायर इंफॉर्मेशन दी जाती है। मतलब जब मनी बिल आएगा तो उसको प्रायर, प्रायर का मतलब है पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लोकसभा में आने से पहले ही बता दिया जाता है कि साहब हम मनी बिल ला रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसे आपको 14 डेज में पास करना। अब लाता कौन है ये भी बताया था। कौन लाता है बेटा? तो हमने कहा था फाइनेंस मिनिस्टर लाते हैं। कौन लाते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर लाते हैं। मुद्दा क्लियर? तो आर्टिकल 111 क्या कहता है, ये बात समझ में आई कि जो मनी बिल होगा या धन विधेयक होगा उसे राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लोकसभा वापस नहीं भेज सकते। मुद्दा क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, समझ में आ गया सभी को? डन डना डन डन है प्यारे बच्चों। अब मेरी बात को समझिएगा। अब आर्टिकल नंबर 112 क्या कहता है? अनुच्छेद 112 कहता है, एकदम देसी भाषा में बताऊंगा मैं, अनुच्छेद 112 कहता है कि इसमें बजट है। किसका बजट है?
तो आप कहोगे इसमें यूनियन बजट है। यूनियन का मतलब होता है भारत सरकार का बजट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट। किसका बजट होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट। किसका बजट होता है जल्दी से बताओ मेरे दोस्त। तो आप सभी लोग कहोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट होता है। किसका बजट होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बोलो। तो आप कहोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट होता है। किसका होता है? भारत सरकार का। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ कहा गया है बजट, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं हमारे संविधान में, क्या मैंने बोला, हमारे संविधान में बजट जैसे किसी भी शब्द का वर्णन ही नहीं। अब आप कहोगे अरे सर ये तो गड़बड़ हो गया। बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं हुआ। हमने क्या कहा था आपसे, मैं बिल्कुल देसी भाषा में बताऊंगा, ये तो देसी भाषा थी। अब संविधान की भाषा सुन लो। संविधान में बजट के लिए एक शब्द यूज किया गया है जिसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। बोलो बात समझ में आई? अब बजट में क्या होता है आप भी जानते हैं, विभिन्न प्रकार की वेलफेयर स्कीम्स आती हैं। बोलो, लोक कल्याण के लिए, हमारे आपके कल्याण के लिए विभिन्न सारी स्कीम्स आती हैं कि नहीं आती? बताओ जल्दी से, हाँ या ना। टैक्स स्लैब आते हैं, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। सरकार अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा एलोकेट करती है, डेवलपमेंटल फंक्शन परफॉर्म करती है। डेवलपमेंट के फंक्शंस क्या करती है? परफॉर्म करती है। बोलो यस और नो, जल्दी से बताओ। विजय, 20, शिवम, विदुषी, समर, जल्दी से बता दें बेटा। सालू, रोहित, गौतम, ऋषभा, रतन, राधा कुमारी, प्राची, पूर्वी, नितिन, मीना, मधु, गीता, आकांक्षा, तोमर, जल्दी से बता दो सभी लोग, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया कि इसमें बजट है और संविधान में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय वार्षिक विवरण कहते हैं। क्या आता है बजट में? तो आप कहोगे हमारे देश के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं आती हैं जो कि लोगों के कल्याण का के लिए बनाई जाती हैं, ठीक। चलो अब 202 क्या कहता है प्यारे बच्चों? 202 में क्या बताया गया है समझिएगा और जानने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 202 कहता है मेरे दोस्त, क्या कहता है जल्दी से बताओ। 202 कहता है फिर बजट। अब आप कहोगे सर ये तो मेरे साथ धोखा हो रहा है, सर अभी बजट बताया फिर बजट बता रहे हैं। ये बेटा राज्य सरकारों का बजट है। इसका है बेटा राज्य सरकारों का बजट है। राज्य सरकारों का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो बजट है ये राज्य सरकारों के द्वारा लाया जाता है। अब प्रत्येक राज्य का अलग अलग बजट होता है। बोलो होता है कि नहीं होता, जल्दी से बताओ मुझे, यस और नो। तो इसे भी बजट नहीं कहा गया है संविधान में, इसे भी कहा गया है वही इस नाम जो पहले मैंने बताया। क्या बताया? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका है ये? तो आप कहोगे राज्य सरकारों का। किसका है ये? तो आप कहोगे राज्य सरकारों का। बात क्लियर? अब बात करेंगे हम सभी लोग और जानने की कोशिश करेंगे। इसे जानने की कोशिश करेंगे, जल्दी से बताओ। हम जानने की कोशिश करने वाले हैं यहाँ पे आर्टिकल नंबर 114 क्या कहता है, 114 क्या कहता है। 114 को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन बिल। क्या है इसमें? एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब होता है विनियोग।
क्या मैंने बोला? विनियोग विधेयक। अब आप कहोगे सर इसमें होता क्या है, अगर कुछ बता देते तो सही रहता। इसमें बेटा कहते हैं बेसिकली जो रखा गया है, वो रखा क्या गया है सुनिएगा। हमने कभी आपको एक शब्द बताया हो शायद, उस शब्द का नाम है बेसिकली कहते हैं कॉन्टीजेंसी फंड। हमने क्या आपको बताया था? जल्दी से बोलो। कॉन्टीजेंसी फंड जैसे शब्द बोले थे कभी, बताओ जल्दी से। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ऐसे कॉमनली बता देते हैं। देखो, हमारी सरकार के जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंडिचर है, जो क्या है एक्सपेंडिचर्स हैं, वो विभिन्न तरीके से होते हैं। और सरकार उन एक्सपेंडिचर्स को कहाँ से लाती है? तो सरकार उन एक्सपेंडिचर्स को कंसोलिडेट या कंसोलिडेटेड फंड से लाती है, जिसका प्रोविजन आर्टिकल नंबर 266 में है। ठीक है, मान लीजिए सरकार को क्या करना है, एक्सपेंडिचर करना है, लेकिन पार्लियामेंट चल ही नहीं रहा है, पार्लियामेंट चल ही नहीं रहा है, या पार्लियामेंट क्या है, क्लोज है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक्सपेंडिचर नहीं करेगी सरकार। सरकार एक्सपेंडिचर करेगी तो अब कैसे करेगी एक्सपेंडिचर ऐसी स्थितियों में सरकार? ऐसी स्थितियों में सरकार आर्टिकल नंबर 267 का यूज करेगी। इसका यूज करेगी, 267 का यूज करेगी। और इसमें बताया गया है कॉन्टीजेंसी फंड। कॉन्टीजेंसी फंड, इन फंडों के माध्यम से सरकार अपने मेंटेन करती है। तो उसके लिए सरकार को क्या लाना पड़ता है? बिल लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है मेरे दोस्तों? बिल लाना पड़ता है। बिना बिल लाए आप कोई कार्य नहीं कर सकते। ये हमारी सरकार के अंदर क्या है, प्रोविजंस बताए गए हैं। बात बोलो, क्लियर है कि नहीं भैया? जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सभी को समझ में आई हो तो जल्दी से एक बार डन डनाडन डन बताइएगा। ओवरऑल तरीके से देखिए, आपसे सीधे 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 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में है। बस इसके अंदर की कोई बात आपसे नहीं पूछी जाती है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं आप सभी को बता दूं बच्चों, ये दोनों भी याद रखने हैं आपको, ये दोनों भी याद रखने हैं, ठीक है, ये भूलना नहीं है। इसके लिए भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कॉन्टीजेंसी फंड क्या है, कंसोलिडेट क्या है। देखिए मैं ऐसे कॉमन से बता देता हूँ ओरली आपको। कॉन्टीजेंसी फंड जो होता है बेटा, उसे बोलते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का मतलब ये होता है कि जब कंसोलिडेट फंड से पैसा ना निकले, पार्लियामेंट बंद हो और देश में कोई आपदा आ जाए, अचानक से पैसे की आवश्यकता पड़ जाए, तो इस फंड कॉन्टीजेंसी फंड अनुच्छेद 267 में जो कॉन्टीजेंसी फंड है, इसका कर्ता धर्ता राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति इस फंड को फिर किसे दे देता है? जब मांगने पर पीएम को। मैंने जब प्रेसिडेंट पढ़ाया था तब आप सभी को बताया था, आप लोग भूल गए, गंदी बात है बहुत ये। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ और आप सभी को एक बात बताता हूँ। ये है आपका फाइनेंशियल बिल। कौन सा है बिल ये? फाइनेंशियल बिल, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल बिल। इसमें है, फाइनेंशियल बिल का मतलब होता है, क्या मतलब होता है फाइनेंशियल बिल का, जल्दी से बताओ? वित्त विधेयक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वित्त विधेयक, ध्यान रखिएगा। इसे फाइनेंशियल बिल कहते हैं, स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल। अब तो कहीं ना कहीं अगर मैं एक बात करूं, कॉमन सी बात करूं फाइनेंशियल बिल के अंतर्गत, तो कही जाती है, क्या कही जाती है कि अ बिल और अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर एनी of the matter specified in sub clauses of article number 110 shall not be introduced or more except बोलिए more except on the recommendation of the president, and a bill making such provisions shall not be introduced in the council of state। मतलब कहने का ये है कि फाइनेंशियल बिल एक ऐसा बिल है जिसमें कुछ संशोधन के द्वारा लाया जा सकता है। साथ ही साथ में इसमें जो संशोधन होंगे आर्टिकल नंबर 110 110 के सब क्लॉज में होंगे। कौन सब क्लॉज है?
आर्टिकल नंबर 110 का 1 का F सब क्लॉज है, उसमें संशोधन होंगे। तो इतनी बातें आपके अनुच्छेद 1 के F में बताइए, ऐसे कभी नहीं आएगा आपके यहाँ, सीधे सीधे आएगा वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में है। तो आंसर क्या हो गया, बोलो जल्दी से, आंसर क्या हो गया, 117 में वित्त विधेयक को बताया गया है। बोलो जल्दी से। अगर कोई भी व्यक्ति, अ फाइनेंशियल बिल इज अ मनी बिल एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल नंबर 110, बिल्कुल कह सकते हो फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। जो फाइनेंशियल बिल होगा वो सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में होगा। हाउएवर द राज्यसभा कैन अमेंडेड बिल इन द अमेंड द बिल्स in Rajya Sabha as bill has to be passed in the parliament within a 75 days of the introduction। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल बिल होगा वो फाइनेंस मिनिस्टर लाएंगे, कहाँ लाएंगे, तो आप कहोगे लोकसभा में लाएंगे। कहाँ लाएंगे, लोकसभा में लाएंगे। भैया ज्यादा अंग्रेजी तो नहीं बोलती ना, बोलो जल्दी से। ये एक शब्दी बेटा ऐसे हैं अंग्रेजी वाले, क्या करें, है ना। देखो लोकसभा में आएगा फाइनेंशियल बिल, कौन लाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर लाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब राज्यसभा में नहीं जाता, ये ध्यान रखिएगा। और ये कितने दिनों में पास किया जाएगा, विद इन 75 days of its introduction। जिस दिन से ये लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, उस दिन से 75 डेज के अंदर पास कर दिया जाएगा। अब देखो आपके लिए छोटा सा प्रश्न क्या बन गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि निम्नलिखित में से वित्त विधेयक को लोकसभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, ऑप्शन दे देगा तो आप बता दोगे। दूसरा प्रश्न क्या बना, निम्नलिखित में से वित्त विधेयक को किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो भी पता चल गया। निम्नलिखित में से वित्त विधेयक लोकसभा में कितने समय में पास किया जाएगा, तो उसमें ऑप्शन दिया होगा 75 डेज, 80 डेज, या जो भी दिया हो, क्योंकि सही तो एक आंसर होगा, गलत तो गलत तो 3 होंगे। बोलो यस और नो, तो आंसर क्या हो गया 75। तो 3 क्वेश्चन बने, समझ में आए सभी को कि नहीं, जल्दी से बताओ, समझ में आए सभी बच्चों को कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरी बात आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। अनुच्छेद 123 और 213 दोनों ही एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा क्या अंतर है, नामों में थोड़ा सा अंतर है, बस है सब कुछ सेम। अब कहोगे अच्छा सर, देखिएगा यहां कहा गया है कि हमारे देश में क्या था, मैं आपको ऐसे ओरली बताता हूं कुछ बातों को, क्योंकि सारी बातें लिखनी भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। 1975 से पहले, 1975 से पहले, 75 से पहले हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते थे, हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते थे, उनके पास में ये पावर बिल्कुल भी नहीं थी। क्या पावर नहीं थी, कि वो जारी कर सकें, क्या बेटा मेरे, बोलो जल्दी से, वो जारी कर सकें अध्यादेश, या वो जारी कर सकें ऑर्डिनेंस। मुद्दा क्लियर। तो यहां पर कहा गया, क्या कहा गया, इनहैंस the power of president to issue the ordinance इस बात को आप याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। बोलो भाई, बोलो, इतनी बात क्लियर है सभी बच्चा पार्टी को। जल्दी से बताएं। ठीक, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। अब यहां पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब मेरी बात को सुनिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी होगा तब होगा जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी। मतलब कहने का, पार्लियामेंट में किसी प्रकार का
कोई सत्र नहीं होगा या नहीं चल रहा होगा। मुद्दा क्लियर? अच्छा, ये तो राष्ट्रपति के लिए हो गया। सेम यही बात लिखनी है, बस आपको बदलना क्या है, राष्ट्रपति की जगह आपको लिख देना है गवर्नर ऑफ स्टेट। बस इतनी बात चेंज करनी है और जो कुछ भी लिखा है ये सब सेम रहेगा। बस पार्लियामेंट की जगह आप लिखोगे क्या, कि जो स्टेट का विधानसभा होगा या मैं कह दूं लेजिस्लेचर होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी सत्र या सेशन नहीं चल रहा होगा। सत्र या सेशन नहीं चल रहा होगा। बोलो भैया, बात समझ में आई कि नहीं? बोलो मेरे दोस्त, समझ में बात आई कि नहीं? कि लिखना पड़ेगा? बोलो जल्दी से। जैसे 123 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाया गया जिससे कि वो ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी कर सके। अध्यादेश तभी जारी होगा जब संसद में कोई सत्र या सेशन नहीं चल रहा होगा। यही बात यहाँ 213 में है कि राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया गया कि वो अध्यादेश जारी कर सके। अध्यादेश राज्यपाल तभी जारी करेंगे जब विधानसभा और विधान परिषद में किसी भी तरीके का कोई सेशन या सत्र नहीं चल रहा होगा। बोलो मेरे दोस्त, क्लियर हुई बात की नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ तो जाने। अच्छा ये बताओ, आप सभी लोग आ रहे हैं, क्लास में आते हैं मेरी जो लाइव होती है? लाइव क्लास में कौन कौन आता है पढ़ने? जल्दी से बताओ, हाथ ऐसे खड़ा करके बताइएगा, हैंड रेस करके। कौन कौन आता है? 20 जी आते हैं, बहुत बढ़िया। और कौन आता है? विजय जी भी आते हैं, बिल्कुल विजय जी भी आते हैं, बिल्कुल बात सही है। प्राची भी आती है, बिल्कुल सही बात है। और लोग नहीं आते हैं? अच्छा, विदुषी भी आती है, बहुत अच्छी बात है। रोहित जी, नीतीश जी भी आते हैं। देखो ये नाम वो हैं जो हाथ लेते ही मुझे याद आ जा रहे हैं, ठीक है। सालू जी भी आती हैं, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आकांक्षा, ओके। तो सभी लोग आया करिए भाई, है ना, सभी लोग आ जाया करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आप सभी लोग आया करिए। और क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं हम लोगों के। आज भी मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आने वाला हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपने ये सीरीज कर ली ना बच्चों, तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप ये ध्यान रखिएगा, आपकी कमेंट भी करते हैं, अरे वाह। अच्छा, बातों पर ध्यान देती हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। कोई बात नहीं, कमेंट कर दिया करिए। कभी कभी मैं कई बार कहता हूं कमेंट और लाइक भी बनता है आप लोगों का, ठीक है। शिवम कुमार, आप नहीं आते हैं सेशन में? और सो नहीं, उठ जाओ जल्दी से, बैठ के पढ़ा जाता है। अगर मैं सो के पढ़ाऊं तो पढ़ पाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत अच्छे सभी बच्चे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ में आ गई है। अच्छा, डन डना डन डन लिखते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हम लोगों के पास में, अब मैं जहां चित्र पर था वहां पर चलते हैं। बिल्कुल, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, बिल्कुल शिवेंदु जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो भैया, अब हम लोग पहुंच गए हैं अपनी न्यायपालिका पर। कहां पहुंच गए हैं? न्यायपालिका पर। देखिए आप सभी लोग जानते हैं, अगर मैं न्यायपालिका की बात करूं तो न्यायपालिका में दो बॉडीज आती हैं या दो निकाय आते हैं, जिन्हें आप सभी लोग लगभग लगभग जानते हैं। जुडिशरी में दो निकाय हैं। एक तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है, जिसका नाम ही सर्वोच्च अदालत है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। बोलो हाँ या ना। और दूसरा जो है बच्चों, राज्य में जो सबसे बड़ी अदालत होती है उसका नाम होता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। इसे हिंदी में कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, इसका एक और नाम है हिंदी में उच्चतम न्यायालय। इसका हिंदी में नाम है मेरे दोस्तों उच्च न्यायालय। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है और ये राज्यों की सबसे बड़ी अदालत है। बोलो हाँ या ना।
अब अगर मैं कहूं तो इसे कहाँ बताया गया है और इसे कहाँ बताया गया है? इसे बताया गया है अनुच्छेद 124 से 147 के बीच। और अगर मैं भाग की बात करूं, भाग भाग का मतलब है पार्ट, तो पार्ट 5 में बताया गया है। इसे बताया गया है अनुच्छेद 214 से 231 के बीच। और अगर मैं भाग की बात करूं, पार्ट की बात करूं, तो बताया गया है पार्ट 6 में। बात क्लियर? जल्दी से बताओ यस और नो। इतनी बात समझ में आई सभी को कि नहीं आई, पहले ये बताओ। अब देखो, सभी बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे देश में हाई कोर्टों की जो कुल संख्या है, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट में। जल्दी से सभी लोग कमेंट में बताओ हाई कोर्टों की संख्या कितनी है। हाई कोर्ट कितने हैं देश में, जल्दी से बताओ। अभी कमेंट नहीं आया मेरे पास, लोग चेक कर रहे हैं क्या गूगल पे? हाँ, बहुत गंदी बात है। देखो कितना समय हो गया है, अभी भी नहीं आया आंसर, इसका मतलब धोखा है। चलो मैं बता देता हूं। 25 हाई कोर्ट हैं वर्तमान में। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं पूरे देश में वर्तमान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। कहां पर है? सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली में। और हाई कोर्ट जो है वो अलग अलग राज्यों में है। 2 हाई कोर्ट केंद्र शासित प्रदेशों में है। 2 हाई कोर्ट केंद्र शासित प्रदेशों में है। अब 2 से वो 3 हो गए हैं, मैं आपको बता देता हूं। अब आप कहोगे सर आपने तुरंत नंबर बदल दिया। मैंने जानबूझ के नहीं बदला, मैं आपको दोनों बातें बता दूं, क्योंकि अगर आपने कभी पढ़ा हुआ तो आप फिर भ्रमित हो जाएंगे कि सर कह रहे थे 2, हमने पढ़ा है 3। तो पहले दिल्ली में, पहले एक सेकेंड, गलत लिख दिया, आगे पीछे कर दिया है। तो हाँ, पहले कहाँ कहाँ था? दिल्ली में। और दूसरा जो था वो चंडीगढ़ में। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे जहां हाई कोर्ट था। अब जम्मू कश्मीर तो पहले राज्य था, बोलो था कि नहीं था, जल्दी से बताओ हाँ या ना। भाई 2019 31 अक्टूबर से पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, पर वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो अब वहां पर भी हाई कोर्ट है, तो अब एक जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट हो गया। तो अब जो केंद्र शासित प्रदेशों में हाई कोर्ट है वो 3 है, पहले ये 2 थे। बोलो मुद्दा क्लियर कि नहीं? मुद्दा क्लियर हुआ कि नहीं? और 22 हाई कोर्ट कहाँ है? ये राज्यों में है। ये कहाँ है? राज्यों में है। मुद्दा सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में और आप सभी को कुछ बातें बताऊंगा। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है, कॉमन सी बातें जो हैं। यहां से सर्वोच्च न्यायालय शुरू होता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद नंबर 124 में कहा गया है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। और बताया गया था कि इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो दिल्ली में की गई है। कहाँ की गई है? दिल्ली में। और आर्टिकल नंबर 129 129 कहता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ है। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो आप तुरंत बताएंगे सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, तो आप कहेंगे दिल्ली में है। अब प्रश्न ये बनता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1950 में आजादी के बाद, तो ये कितने सदस्यीय निकाय था? इसमें कुल मिला के 8 सदस्य होते थे, मतलब 8 जजेस होते थे। इन 8 जजों में एक तो मुख्य न्यायाधीश था, जिसे आप चीफ जस्टिस कह सकते हैं, और 7 इसके सहयोगी जज थे। सहयोगी जज, आप इंग्लिश में इसे लिखेंगे सबऑर्डिनेट जजेस। सहयोगी जज इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सबऑर्डिनेट जजेस, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश या प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। पहले चीफ जस्टिस कौन थे सुप्रीम कोर्ट के?
1950 में जब बना था, जल्दी से बताओ। ये करके दिखाओ तो जाने, ये करके दिखाओ तो जाने। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बहुत शानदार, हरीलाल जे कानिया, बहुत बढ़िया। एच जे कानिया, बहुत शानदार बेटा। रोहित ऋषभा, बहुत बढ़िया। उनका नाम था हरीलाल जे कानिया, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया 20 जी, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। चलो अब अगर मैं ये कह दूं आपसे कि मुझे बताओ वर्तमान में कौन है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो 48वें नंबर का है। वर्तमान में बताओ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या भारत का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, कौन है 48वें नंबर के, जल्दी से बताओ कमेंट में। एन बी नहीं है, एन वी है, एन वी फॉर वैन, रमन्ना। बहुत शानदार, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया प्राची। 2020 हमारे बहुत शानदार, सभी बच्चे बहुत बढ़िया, ठीक है, याद रहेगा ना। अब बात आती है 125 की, क्या कह रहा है, सैलरी बताइए। आप लोग सैलरी नहीं बता पाएंगे, बताओ जल्दी से। मैंने याद करो बताई थी सैलरी, याद करो मैंने सैलरी कहां बताई थी, जल्दी से। शिवेंदु बहुत अच्छे। चीफ जस्टिस की सैलरी बताई थी मैंने कहीं, याद करके बताओ। अदर जजों की सैलरी बताई थी कहीं, चीफ जस्टिस की सैलरी बताई थी 2.8 लाख रुपए शेड्यूल 2 में, और अन्य जजों की सैलरी 2.5 लाख रुपए पर मंथ। बोलो जल्दी से यस और नो। नीतीश वेरी गुड, विजय बहुत अच्छे बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। 280 आकांक्षा वेरी गुड, प्राची गुड। चलो 126 बेटा, 126 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक। अब बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस। देखो एडॉक जजेस की जरूरत क्यों पड़ी, पहले इस बात को समझिए। एडॉक जजेस की जरूरत इसलिए पड़ी मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत में आप देख रहे हैं जनसंख्या बढ़ रही है। अगर आप बताइए जनसंख्या बढ़ेगी तो लड़ाई दंगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि भैया क्षेत्रफल तो उतना ही है जितना 1950 में था, बोलो हाँ या ना। और आज भी उतना ही है। 1950 में 36 करोड़ पॉपुलेशन थी और आज 136 करोड़ पॉपुलेशन है। 100 करोड़ लोग बढ़ गए तो ये लोग रहेंगे कहाँ, लड़ाई होनी तो तय है ना, जल्दी से बताओ हाँ या ना। लड़ाई होनी तय है कि नहीं, लड़ाई होनी तय है तो केस बढ़ने तय है, और केस बढ़ने तय है तो ऑब्वियस सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी होगी। बताओ बढ़ानी होगी कि नहीं, जल्दी से बोलो बढ़ानी होगी कि नहीं। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। एडॉक जजेस जानते होंगे संविदा पर जो नियुक्त होते हैं भाई, संविदा वाले, ये तो सुना होगा संविदा शब्द सभी ने, बोलो। चलिए अगला 129 क्या कहता है, कहता है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। हाँ बेटा, आकांक्षा जो आपने बात कही है यहाँ पर एडॉक जजेस वाली, इसमें मैं आपको बता दूं, क्लैरिफाई कर दूं, अपॉइंटमेंट जो होगा वो तो कहीं ना कहीं कंफर्म कौन करेगा, वो कौन कंफर्म करेगा, राष्ट्रपति ही कंफर्म करेगा। लेकिन यहाँ पर पावर जरूर दी जाती है सीजेआई को कि आप अपने हिसाब से ढूंढ करके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा 128 नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है, सारे सीक्वेंस तरीके से हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमें वही करना होगा जो मेन है।
ठीक है। हाँ, मेन आर्टिकल्स जो है वही करने होंगे शुभेंदु जी। ठीक है आकांक्षा, बहुत बढ़िया। 129 कहता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट में चाहे कोई छोटा केस हो और चाहे कोई बड़ा केस हो, हर एक केस की क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है। और ये रिकॉर्डिंग जो है वो काम आती है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस में कैसे काम आएगी, इसकी रिकॉर्डिंग होगी, फिर इसके ऊपर एक पूरी किताब बनेगी और उस किताब का यूज किया जाता है इसके द्वारा, वकीलों के द्वारा। तो हर एक छोटे बड़े केस का यहाँ पर क्या होता है बेटा, पब्लिश होता है वो केस। ठीक है, अगर वो बेहतर है तो लोग उसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल नंबर 130, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कहते हैं सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, तो आप कहोगे दिल्ली में है। मैंने यहाँ शायद 129 लिख दिया था, यहाँ आप 130 करिएगा। ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, इट्स बाय मिस्टेक कह सकते हैं ये। ठीक है, हाँ पब्लिश, बिल्कुल पनिशमेंट होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया शिवेंदु जी, इट कैन पनिश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस। हाँ बिल्कुल सही बात है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं आप, ये आपके पास राइट है। जब आप हाई कोर्ट में केस हार जाएं, आपको लगे मेरा मेरा दिल नहीं भरा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये कॉमन सी बातें हैं जो आपको मैं बता दूंगा, आर्टिकल में आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 143 क्या कहता है, 143 कहता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। ये बात भी मैंने आप सभी को बताई थी, बोलो बताई थी कि नहीं बताई थी, कि राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति है, क्या शक्ति है, कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई एडवाइस वो माने या ना माने, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। और आज तक दसियों बार सलाह ले चुका है, लेकिन कभी भी उसने उसकी सलाह मानी नहीं है, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, बिल्कुल एडवाइजरी का अधिकार, या कह सकते हो सलाहकार क्षेत्र। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत शानदार, जबरदस्त। ठीक है, अब बात आती है आर्टिकल नंबर 145, कहता है रूल्स ऑफ कोर्ट। अब कोर्ट के क्या है, कुछ नियम कायदे कानून है, उनके बारे में बताया गया है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, देखिए ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे और आपके लिए नहीं बना है। पहली चीज तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं, सुप्रीम कोर्ट जो बना है वो बेसिकली काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बात क्लियर, जल्दी से बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो क्या है, भारत सरकार और राज्य सरकार। देखा होगा आपने, राज्य सरकारों का किसी राज्य सरकार के साथ में डिस्प्यूट, केंद्र सरकार का किसी केंद्र सरकार का किसी राज्य सरकार के साथ में डिस्प्यूट, तो इन सभी को रिजॉल्व करने का काम करता है कौन, हमारा सर्वोच्च न्यायालय। रही बात जुडिशरी जुरिडिक्शन रिट्स की, तो रिट्स में आपको 5 प्रकार की रिट्स के बारे में बताया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, 5 प्रकार की जो रिट्स हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो भैया, इतनी बात क्लियर होगी सभी को कि नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो, इतनी बात सभी को क्लियर है कि नहीं, डन डना डन डन है कि नहीं, जल्दी से बता दें सभी लोग, डन डना डन डन है, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं और आप सभी को, आर्टिकल नंबर 140 कहता है उच्चतम न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियां, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो स्पेशल राइट्स के अंतर्गत आती हैं, या कह सकते हो स्पेशल पावर्स के अंतर्गत आती हैं,
जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास में है। आर्टिकल 141 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ न्याय क्या बनाएगा, कुछ कानून बनाएगा, कुछ विधि बनाएगा जो सभी न्यायालयों को लागू करना आवश्यक होगा। क्या होगा? सभी न्यायालयों को लागू करना आवश्यक होगा। अब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो सामने है। कहाँ हुई? सामने है। अब बात आती है जो यहाँ पर वो नंबर ऑफ जजेस की है, नियुक्ति कौन करेगा ये भी आपको पता है, रिटायरमेंट की है। इन सारी बातों को मैं थोड़ा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय में टोटल नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुद्दा क्लियर? अब अगर मैं आप सभी से बात करूं तो आप सभी को सिर्फ एक बात समझनी होगी और जाननी होगी, वो क्या है? वो क्या है समझिएगा। टोटल जज 34, क्या बनेगा फिगर? 1 + 33। ये एक हो गए चीफ जस्टिस, और ये हो गए अदर जजेस। क्या हो गए? अदर जजेस। इन सभी की नियुक्ति ऑल आर अपॉइंटेड बाय, जितने भी ये हैं ऑल आर अपॉइंटेड by the President of India, and also they can removed by the same। मतलब कहने का ये हुआ कि सभी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे और हटाने की भी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास निहित है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हालांकि इनके ऊपर जब हटाया जाएगा तो इम्पीचमेंट लाया जाएगा। इम्पीचमेंट फाइनल पास कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति। कौन पास करेंगे? भारत के राष्ट्रपति। जैसे आप सभी को याद होगा दीपक मिश्रा, याद आया कुछ? याद आया कुछ? दीपक मिश्रा के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट लाया गया था, लेकिन ये राज्यसभा में पास ही नहीं हुआ था। कहां पास नहीं हो पाया था? राज्यसभा में पास ही नहीं हुआ था। किसने नहीं किया था? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ने इसे पास नहीं किया था। ठीक, अब बात करूंगा मैं दूसरी, रिटायरमेंट एज क्या है? जजेस की रिटायरमेंट एज 65 वर्ष। कितने वर्ष है? जल्दी से बोलो। तो आप सभी कहोगे जजों की रिटायरमेंट एज 65 वर्ष है। ठीक है। अच्छा, अब एक प्रश्न बनता है, आपके भी मन में होगा, मेरे भी मन में, कि सर हमें ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में
जज बनने की योग्यता क्या होती है सर? योग्यता तो सर हमें पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनेगा वो कौन बनेगा, कैसे बनेगा। सुनिएगा बड़े गौर से, इसका प्रोविजन आर्टिकल नंबर 124 के 3 में बताया गया है कि क्या क्वालिफिकेशंस या एलिजिबिलिटी होंगी। क्वालिफिकेशन बोलो, एलिजिबिलिटी बोलो, जो भी कहना चाहो। तो सबसे पहले बात ये आती है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरी बात क्या आती है कि वह उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, हाई कोर्ट या समझिएगा, तो टू और मोर देन टू, दो मोर देन टू, दो या दो से अधिक न्यायालयों में, दो या दो से अधिक न्यायालयों में जज रह चुका हो। हाई कोर्ट या दो से अधिक कोई अन्य न्यायालयों में क्या रह चुका हो, जज रह चुका हो। कितने वर्षों तक? एटलीस्ट कितने वर्षों तक रह चुका हो जज? एटलीस्ट 5 इयर्स, कम से कम 5 वर्षों तक जज रहा हो। तीसरी बात वो क्या आती है? तीसरी बात आती है अगर ये ना रहा हो तो हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक एडवोकेट रहा हो या वकील रहा हो। अगर हाई कोर्ट में वकील ना रहा हो तो किसी अन्य कोर्ट, एनी कोर्ट में भी वकील रहा हो वो भी चल जाएगा, लेकिन 10 वर्षों तक उसने वकालत की हो, एडवोकेट रहा हो। ठीक, अच्छा चौथी बात क्या है? चौथी बात क्या है वो समझिएगा। चौथी बात जो है वो ये है कि राष्ट्रपति की राय में परंपरागत विधिवेदता हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ही इज व्हाट, ही इज जूरी इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि वो राष्ट्रपति की नजरों में विधिवेदता होना चाहिए। राष्ट्रपति की नजरों में विधिवेदता होना चाहिए। विधिवेदता का मतलब होता है विधि, विधि मतलब कानून, और वेदता का मतलब होता है ज्ञाता। मतलब क्या हो गया? कानून का ज्ञाता होना चाहिए। बोलो भैया, बात समझ में आई सभी को कि नहीं? बोलो जल्दी से, बात समझ में आई सभी बच्चों को कि नहीं? समझ में आई हो तो जल्दी से सभी लोग डन डना डन डन बता दें। रोहित जी हैंड रेज कर रहे हैं क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, समझ में आई सभी को ना? बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं कोई इशू नहीं, हो जाता है। हाँ चलिए, अब ओथ। यार ये तो बात मैं बहुत बार बता चुका हूं कि शपथ कौन दिलाता है। बताओ, अच्छा बताइए कि नहीं बताइए? एक ही बात को बार बार रिपीट करने से कोई लाभ है? बताओ अच्छा जल्दी से। शपथ जब पढ़ाया था हमने शेड्यूल नंबर 3, तो बताया था कि नहीं बताया था? ईमानदारी से बताइएगा। शेड्यूल 3 में बताया था कि नहीं बताया था? तो फिर अब वही बात चाहो तो दोबारा लिख लो, उसमें कोई बुराई थोड़ी ना है। लिख लो, कहीं पढ़ लो, यहाँ लिख लो।
कि भाई जजों को या सीजेआई को शपथ दिलाने का काम किसका है? बताओ जल्दी से, जजेस को और सीजेआई को शपथ कौन दिलाएगा? तो आप कह दो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। लो मुद्दा खत्म। बताओ जल्दी से। तो ये जो बातें बता देता हूं ये याद रखा करो। टेन्योर ऑलरेडी डिस्कस्ड 65 ईयर्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई थिंक सो आपने देखा नहीं, ये भी यहाँ पे डिस्कस किया है। और ये सामने लिखा है रिटायरमेंट एज, टेन्योर नहीं है, ये रिटायरमेंट एज है। चाहो तो टेन्योर बोलो, चाहो तो समय बोलो, क्योंकि यहाँ पर 2 साल 5 साल 6 साल का कोई टेन्योर नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बात क्लियर हो गई? शिवेंद्र जल्दी से बोले, जल्दी से बताएं। इतनी बात सभी को क्लियर? जी चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि मैंने आपसे कहा कि 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। देखिए, रिट्स के बारे में जो बातें बताई गई हैं वो अनुच्छेद 32 में बताई गई हैं। कहाँ बताई गई हैं? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट्स आती हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि 5 रिट्स हैं। क्या मैंने शब्द बोला? रिट्सों की संख्या कितनी है? 5 है। पहली, जिसे बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे कहा जाता है हबीस कॉर्पस। क्या बोलते हैं? हबीस कॉर्पस, ध्यान रखिएगा। हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। रिट क्या होता है? रिट का मतलब अगर कहना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो, इसका शुद्ध मीनिंग होता है एन ऑर्डर, आदेश। दूसरा शब्द कह सकते हो स्पेशल ऑर्डर, विशेष आदेश। तीसरा शब्द कह सकते हो एक ऐसा आदेश जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के काम किए जाते हैं। जैसे याचिका ना दायर हो रही हो, याचिका दायर हो जाएगी। रिपोर्ट ना लिखी जा रही हो, रिपोर्ट लिख जाएगी। तो विभिन्न प्रकार, आपको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरी है मैंडमस। बात समझ में आई विजयगिरी जी? मैंडमस को हिंदी में कहते हैं परमादेश। क्या कहते हैं? परमादेश। तीसरी है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध। चौथी है आपकी सेंसियो, सैरसियो बोलते हैं, ठीक है, सैरी सॉरी भी बोला जाता है, सरी सॉरी बोलते हैं कई बोलो। उससे बोलते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। चौथी है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो। इसे हिंदी में कहते हैं अधिकार प्रक्षालेख। बोलो भाई, ये 5 प्रकार की रिट्स होती हैं जो आप सभी के सामने लिखी गई हैं। बोलो, इतनी बात क्लियर सभी बच्चों को? जल्दी से बताओ मुझे, क्लियर है तो हाँ बोलो जल्दी से, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, अब देखो, आपका सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये रिट्स भी बता दी गई हैं। इन रिट्स के अंदर क्या क्या आता है इसकी चर्चा बेटा हम लोग आज नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग थोड़ा लेट भी ज्वाइन हुए थे, उस लेट को देखते हुए हमने आपकी क्लास को 10 मिनट एक्स्ट्रा कर दिया, इसीलिए पढ़ा दिया है, ठीक है, कि लेट थोड़ा ज्वाइन हो पाए थे।
अब हमारी दूसरी भी क्लास है, ठीक है। तो इन पांचों बातों को अगली क्लास में मैं डिस्कस कर दूंगा। बोलो बात क्लियर सभी बच्चों को? कोई दिक्कत तकलीफ बताएं जल्दी से बता दो सभी लोग। डन डना डन डन है। प्राची हैंड रेस कर रही हैं, बताएं। अनम्यूट करके बोलें प्राची, कुछ कहना है? सर कल की पीडीएफ नहीं मिली है। ऐप बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा धन्यवाद भैया। सब क्लियर है, ठीक है। तो कल मुलाकात करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, दूसरी भी क्लास है, ठीक है। चलिए, तो सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। 12:30 पर मिलते हैं सफलता.com के यूट्यूब चैनल पर मस्त क्वेश्चंस के साथ में। सो गाइज हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।